Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about Digital Agriculture Mission. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Indian Economy point of view. आई होप कि आपने अपना जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखा होगा। उसमें 2 चैप्टर्स इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट में अलग से डिवोट किए हुए हैं ऑन एग्रीकल्चर। तो ये जो टॉपिक है एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले करंट न्यूज देखते हैं। भारत सरकार ने 7 नए इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं इन ऑर्डर टू गिव बूस्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके लिए टोटल लगभग 14,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। टू बी प्रिसाइज 13,966 करोड़ फॉर दीज 7 स्कीम्स। जो 7 स्कीम्स हैं इनके एक बार नाम देख लीजिए। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल एजुकेशन, सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। एक बार नाम देख लीजिए। बाकी 6 कंपोनेंट्स को कभी और हम लोग थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू फोकस मेनली ऑन द फर्स्ट कंपोनेंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अमंग्स दीज 7, दैट इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की अगर बात की जाए तो इसका मेन गोल है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया जाए। जो भी डेटा है एग्रीकल्चर से संबंधित सब डेटा को, चाहे लैंड रिकॉर्ड का डेटा हो, उसके अलावा सोइंग का डेटा कि कहाँ पे किस तरह के क्रॉप्स सो किए जा रहे हैं, फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या क्रॉप यील्ड है अलग अलग जगहों का, इरिगेशन फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे है और किस किस तरह की इरिगेशन फैसिलिटी है, सारे डेटा एग्रीकल्चर रिलेटेड डिजिटलाइज कर दिए जाए और एक प्रॉपर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर क्रिएट किया जाए, जहां पे डेटा को कलेक्ट किया जाए, डिजिटाइज किया जाए और फिर सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर सेक्टर, उनके साथ ये डेटा शेयर किया जाए ताकि एक बेहतर पॉलिसी बन पाए और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बन पाए एज फार एज एग्रीकल्चर सेगमेंट इज कंसर्न्ड। इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की अगर बात की जाए तो इसका जो की कंपोनेंट है वो है एग्री स्टैक। तो जो प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पे सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा को डिजिटलाइज फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, उसी प्लेटफॉर्म को नाम दिया जा रहा है एग्री स्टैक। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज तो जेनरिक वर्ड, ये तो किसी भी फील्ड में हो सकता है, बैंकिंग फील्ड में हो सकता है। तो बैंकिंग फील्ड के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली फॉर लेंडिंग पर्पस, उसके लिए आरबीआई ने कुछ दिनों पहले प्रपोजल दिया था यूएलआई का। तो पॉइंट इज कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए जेनरिक टर्म। एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल इन्वॉल्व ऑल द इंपॉर्टेंट डेटा इन डिजिटलाइज फॉर्मेट विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, उस प्लेटफॉर्म को कहा जाएगा एग्री स्टैक। उसके अलावा in this digital agriculture mission, apart from all the data in digitalized format through AgriStack, there will be a कृषि decision support system, जिसमें फार्मर्स को डिजिटलाइज तरीके से इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनको किस किस तरीके के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उनको किस तरीके का क्रॉप सिलेक्शन करना चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। तो फार्मर्स को इस तरीके से डिटेल्ड सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी इन्फॉर्म्ड तरीके से। क्रॉप सोन रजिस्ट्री, किस किस तरीके के क्रॉप्स कहाँ कहाँ पे सो किए गए हैं और फिर कितना ईल्ड हुआ है, कहीं पे कोई क्रॉप डैमेज हुआ है क्या बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलेमिटी, ये सब भी डिजिटल डेटा रजिस्टर किया जाएगा। और इसकी मदद से, जो क्रॉप सोन रजिस्ट्री है, इसकी मदद से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जहां फार्मर्स को कंपनसेट किया जाता है इन केस ऑफ सम क्रॉप फेलियर, वहां पे फार्मर्स का क्लेम को सेटल किया जाएगा इन स्विफ्ट मैनर। अभी कैसा होता है, क्रॉप फेलियर होता है, फिर फार्मर्स को डेटा रजिस्टर करना होता है इन द बैंक, जहां से मोस्टली उस फार्मर ने मान लीजिए लोन लिया है,
फिर अधिकारी आते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या बैंक से, वो क्रॉप फेलियर का असेसमेंट करते हैं। फिर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से अधिकारी आता है, वो फिर क्रॉप फेलियर का असेसमेंट करता है कि कितना क्रॉप फेलियर हुआ। उसके बाद क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। तो इसमें अच्छा खासा वक्त लग जाता है और फार्मर्स के लिए 6-8 महीने पेमेंट सिस्टम को डिले कर देना इज अ बिग डील। उनके लिए फिर नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन में फसल लगाने का जो बेसिक इनपुट चाहिए, क्रेडिट इनपुट, वो नहीं रहता है। तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत स्विफ्ट तरीके से क्लेम सेटलमेंट इन केस ऑफ क्रॉप डैमेज वो किया जा सकेगा विथ हेल्प ऑफ दिस क्रॉप जोन रजिस्ट्री विच इज ऑल्सो अ कंपोनेंट अंडर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। उसके अलावा इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में ऐप बेस्ड, मोबाइल फोन ऐप बेस्ड ही एक डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस होगा, जहां से फार्मर को पता चल पाएगा कि जो भी क्रॉप वो उगा रहा है उसका भारत के अलग अलग मार्केट में क्या रेट चल रहा है। उससे फार्मर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा एज फार एज सेलिंग ऑफ हिज क्रॉप इज कंसर्न। मान लीजिए कि वो राइस उगा रहा है और लोकल मंडी में उसके राइस के लिए प्राइस मिल रहा है उसको 60 रुपए केजी, बट उसको पता है कि नासिक में 80 रुपए केजी मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस। तो नाउ ही इज हैविंग इंफॉर्मेशन। द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन असिमेट्री, इंफॉर्मेशन असिमेट्री का प्रॉब्लम लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मिडिल मैन, जहाँ पे जो बिचौलिया होते हैं मिडिल मैन, उनको पता होता है कि बड़े मार्केट में क्या दाम चल रहा है, लेकिन फार्मर्स को नहीं पता होता है और इसका फायदा उठाते हैं मिडिल मैन। इसको कहा जाता है द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन असिमेट्री। ये प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन असिमेट्री कुड बी एड्रेस्ड विथ हेल्प ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस, और इससे फार्मर्स कैन नाउ नेगोशिएट बेटर, दे कैन डू बेटर price discovery for their crop, and that would help in increasing the farmers income from agriculture। तो ये फायदा होगा डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस का। उसके अलावा जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम। ये तो इनिशिएटिव पहले से चल रहा था अंडर स्वामित्व स्कीम, अब इसको लिंक किया जाएगा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत, जहां पे जो भी लैंड्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, उनका डेटा, डिजिटल डेटा, वो रिकॉर्ड किया जाएगा कि ये लैंड किसके नाम पे है, और इस तरीके से ओनरशिप इंटाइटलमेंट को गारंटी की जाएगी और प्रॉपर उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा ऑन सम गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट पोर्टल। इससे सोचिए क्या फायदा होगा। अभी बहुत सारे लोग जिनके पास खेती करने के लायक जमीनें हैं, बट वो खेती कर नहीं रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, पूरा परिवार शहरों में रह रहा है। गांव में खेती करने लायक जमीन है बट वो खाली पड़ी है, क्योंकि ये पूरा परिवार शहर में रहता है और ये अपनी गांव की जमीन किसी और को देते भी नहीं है रेंट पे खेती करने के लिए, क्योंकि इनको डर लगता है कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कई पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं इंटाइटलमेंट के, और इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट्स जिनको हम अपनी जमीन देंगे रेंट पे खेती करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो लोग हमारी जमीन को फोर्सफुली अक्वायर कर लें, कब्जा कर लें उसके ऊपर, ये डर रहता है। अब इस डर के कारण, ये डर के पीछे का बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट। इसके कारण सोचिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। शहरों में रहने वाले लोगों ने अपने गांव में खेती करने लायक जमीन खाली छोड़ी हुई है, जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो सकता था। अब जब वो नहीं होगा तो दैट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। ये एक दो लोगों की तो बात नहीं हो रही, कई सारे जमीन ऐसे खाली पड़े हैं जहाँ पे खेती हो सकती है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक खराब है, देश के अंदर हंगर का प्रॉब्लम ज़्यादा है, फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा है। ऐसे हालत में अगर ज़्यादातर जमीनें, बहुत सारी जमीनें अगर खाली हैं जो खेती करने लायक हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी। दूसरा, देयर आर मेनी लैंडलेस वर्कर्स जिनको खेती की जमीन चाहिए जहाँ पे वो खेती करके अपना जीवन पालन कर पाए, सस्टेन देयर लाइवलीहुड। तो ऐसे लैंडलेस वर्कर्स को भी खेती करने लायक जमीन होने के बावजूद भी मिलता नहीं है खेती करने के लिए जमीन। अब जब प्रॉपर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम होगा, जिसकी मदद से डिजिटलाइज तरीके से लैंड टाइटल ओनरशिप सरकार गारंटी कर देगी, आप लॉग इन करके चेक कर सकते हैं कि इस लैंड का ओनर कौन है। इससे जो भी शहरों में रहने वाले लोग हैं, दे विल ऑल्सो गेट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड दैट देन दे मे गो फॉर मोर एंड मोर रेंटिंग ऑफ देयर एग्रीकल्चरल लैंड्स, एंड
that will help in revenue generation for them as well. At the same time, it will provide livelihood generation for landless workers, landless farmers, and it will also augment to food production of the economy. तो इस तरीके से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में जो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है, इट कैन help in unlocking the potential, food production related potential of Indian economy, and ultimately also help in overall land reforms as well. तो आप कह सकते हैं कि जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, ये जो डीपीआई बनाने की कोशिश कर रहा है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इट वुड बी इन लाइन विथ यूपीआई फॉर पेमेंट सिस्टम या ओवरऑल आधार फॉर जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. तो जिस तरीके से आधार ने रिवॉल्यूशनाइज किया है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम थ्रू जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार एंड मोबाइल, यूपीआई ने जिस तरीके से रिवॉल्यूशनाइज किया है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सिस्टम को, वैसे ही सरकार उम्मीद कर रही है कि ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, ये रिवॉल्यूशनाइज करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को. इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है, फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा. जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से और अकाउंटेबल तरीके से इंप्लीमेंट किए जा सकेंगे, क्योंकि अब अगर कोई स्कीम का फायदा फार्मर को नहीं मिलेगा तो फार्मर कैन लॉज ग्रीवेंसेज आल्सो थ्रू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो अकाउंटेबिलिटी विल आल्सो बी क्रिएटेड ओवर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड ऑफिसेज एज फार एज implementation ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर इज कंसर्न. फास्ट सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स अंडर क्रॉप इंश्योरेंस, डेटा बेस्ड डिसीजन होगा विथ रिस्पेक्ट टू पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर. तो साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो पाएगी विथ हेल्प ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article talks about GST, Goods and Services Tax restructuring. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज एसोसिएटेड विथ इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम ऑफ आवर कंट्री. तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का क्या अंतर होता है वो आपको इस इमेज की मदद से भी समझ आएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पहले से पता भी है. क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस वो सारे टैक्सेस होते हैं जहां पे हम सीधा सीधा टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं. तो पैसा हमारे जेब से जा रहा है और जमा भी सरकार को हम ही कर रहे हैं. सच टैक्सेस आर नोन एज डायरेक्ट टैक्सेस. इसका एग्जांपल हो सकता है इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस वो सारे टैक्सेस हैं जिसमें पैसा तो हमारे जेब से जा रहा है लेकिन हम सीधा सीधा सरकार को नहीं जमा कर रहे हैं. वी आर गिविंग द मनी टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, और फिर वो इंस्टीट्यूशन या वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिहाफ पे पैसा जो है वो सरकार को जमा कर रहा है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज हमें बेच रहा होगा, और उस गुड्स या सर्विसेज को बेचने के दौरान उसने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा तो लिया ही, साथ ही साथ हमसे थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्स भी लिया, जो इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा उसने सरकार के पास जमा कर दिया. इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप खुद सोच लीजिए. अगर आप मान लीजिए एसपीएम में ही एडमिशन लिया, तो आप जो भी फीस देते हैं वो सारा का सारा फीस का पैसा जो है एसपीएम के पास नहीं रहता. अ पार्ट ऑफ इट is submitted by SPM to government as GST, Goods and Services Tax, which is an example of indirect tax in the country. तो पैसा आपके जेब से लगा लेकिन आपने दिया एसपीएम को और एसपीएम ने जमा किया आपके बिहाफ पे, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाए भारत में, तो 2017 से पहले जब जीएसटी लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया, उसके पहले कई सारे तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे. जीएसटी तो 2017 में आया है, जुलाई 2017 में. उसके पहले देयर वेयर सेल्स टैक्स अप्लाइड ऑन सेल ऑफ गुड्स, और उसमें भी अगर इंटर स्टेट सेल हुआ, जैसे असम का कोई सामान बेचा गया बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, तो उस केस में लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स. अगर इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स हुआ, यानी कि असम का ही सामान असम में बेचा जा रहा है, तो उस केस में लगता था वैट. तो गुड्स के सेल्स पे सेल्स टैक्स लगता था, सर्विसेज के सेल्स पे सर्विस टैक्स लगता था, ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल आइटम्स एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और कस्टम्स ड्यूटी तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स पे लगता था जीएसटी से पहले, और अभी भी कस्टम्स ड्यूटी लगता है. तो जीएसटी के कारण कस्टम्स ड्यूटी पे कोई खास अंतर नहीं आया है, बट बाकी सारे जो 3 तरह के अलग अलग टैक्सेस थे इनको जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम कर दिया गया है, मिला दिया गया है, और अब सिर्फ एक ही तरह का टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वो है जीएसटी.
देखिए, ये अलग अलग टैक्सेस होने के पीछे या अलग अलग टैक्सेस होने के कारण प्रॉब्लम्स क्या होती थी, व्हाट वेर द इश्यूज एसोसिएटेड विद द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन प्री जीएसटी रेजिम। मल्टीपल टैक्सेस, अलग अलग तरह के टैक्सेस हैं और सबका अलग अलग रेट्स है और अलग अलग अथॉरिटीज हैं जो टैक्स कलेक्ट करती थी। तो इस कारण से अननेसेसरी कंफ्यूजन होता था। अब आप सामान बेचते हैं, मान लीजिए आप प्लास्टिक का बॉटल बेचते हैं। अब असम के अंदर बेच रहे हैं तो आपको वैट देना है, बंगाल में बेच रहे हैं सीएसटी देना है। मान लीजिए मैं कोचिंग वाले नोट्स बेच रहे हैं, असम के अंदर तो वैट देना है, असम से बाहर तो सीएसटी देना है। नोट्स, क्योंकि नोट्स आर गुड्स, जब टीचिंग कर रहे हैं तो वो सर्विस है, तो उस केस में उनको सर्विस टैक्स भरना है। तो दैट वाज क्रिएटिंग अननेसेसरी कंफ्यूजन। मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल रेट्स, मल्टीपल अथॉरिटीज, क्रिएटिंग अननेसेसरी कंफ्यूजन। और यही कारण है कि लो कंप्लायंसेस हो रहे थे, यानी कि जिनको टैक्स भरना भी था वो भी नहीं भरते थे बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन। और टैक्स कलेक्शन का जो कॉस्ट है वो अपने आप में बढ़ जाता था, क्योंकि अलग अलग तरह की एजेंसीज होती थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट अलग, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट अलग, तो अलग अलग ऑफिसेज, अलग अलग ऑफिसर्स, उनको भी तो सैलरी देनी होती है, बिल्डिंग मेंटेन करना होता है। तो low compliances and high cost of collection of taxes were there earlier in the pre-GST regime, and that led to overall a very reduced amount of revenue generation from indirect taxes. तो यही कारण है कि साल 2017 में इनडायरेक्ट टैक्स रेजीम में बदलाव किया गया, रिफॉर्म किया गया, और इस तरह के कई सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हटा करके एक टैक्स लाया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, कस्टम ड्यूटी को सुपर इम्पोज या सब्ज्यूम नहीं किया गया। कस्टम ड्यूटी वाज नॉट सब्ज्यूम्ड विद इन जीएसटी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी का मकसद अलग है। कस्टम ड्यूटी का मकसद सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है सरकार के लिए। कस्टम ड्यूटी का मकसद ये भी है कि विदेशों से अगर कोई सामान हमारे देश में आ रहा है और वो हमारे इकोनॉमी के अंदर मैन्युफैक्चरर्स को मान लीजिए एक्सेसिव या अग्रेसिव तरीके से कंपटीशन दे रहा है, तो उस केस में हम थोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके उस इंपोर्टेड आइटम का फ्लो इंडियन इकोनॉमी में रोक सकते हैं और इस तरीके से अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सैटरडे को ही हमने देखा था एंटी डंपिंग ड्यूटी, विच कुड बी अ पार्ट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। तो फॉर दैट रीजन customs duty has not been subsumed within GST, because customs duty, apart from generating revenue for the government, also acts as a kind of tariff barrier या tariff related tools which helps the government to regulate Indian economy while its interaction with other economies of the world। विदेशों से बहुत सामान आ रहा है या देश से सामान बाहर जा रहा है, इस चीज को कम या ज्यादा करने के लिए कस्टम्स ड्यूटी, जिसको हम लोग टैरिफ बैरियर्स कहते हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज ए टूल बाय द गवर्नमेंट। दैट इज व्हाई कस्टम्स ड्यूटी वाज नॉट सब्ज्यूम्ड। लेकिन बाकी अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाने का कोई सेंस नहीं बनता था कि गुड्स पे अलग से टैक्स लगेगा, सर्विसेज पे अलग से टैक्स लगेगा। व्हाट्स द पॉइंट? भाई, जितने का सामान है, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, आप नाम समझिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्यों कहा गया है जीएसटी को? भाई, मैं अगर 1,000 रुपए का नोट्स बेचता हूं या 1,000 रुपए का मैं टीचिंग करता हूं, हाउ डज दैट मैटर? हाउ आर दे डिफरेंट? भाई, 1,000 रुपए का सामान प्रोड्यूस हुआ है, चाहे गुड्स के फॉर्म में हो या सर्विस के फॉर्म में हो, उस पर आप एक टैक्स लगा लीजिए 15% के हिसाब से, मान लीजिए तो 150 रुपए टैक्स ले लीजिए। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड जीएसटी, कि ट्रीट गुड्स एंड सर्विसेज एट पार। व्हाई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन। इसी आइडिया से गाइडेड होकर के कॉन्सेप्ट आया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जहां पे देयर वुड बी अ यूनिफॉर्म टैक्स रेट collected by a uniform authority, ताकि अननेसेसरी कंफ्यूजन ना रहे। ये जो प्रॉब्लम था मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल रेट, मल्टीपल अथॉरिटी, वो खत्म हो जाए और एक यूनिफॉर्म सा सिस्टम बन जाए जिससे टैक्स कंप्लायंसेस बढ़े एंड ओवरऑल टैक्स कलेक्शन हमारा इंक्रीज हो। तो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ भारत में ही जीएसटी लाया गया है। कई सारे देश जहां पे ये इनडायरेक्ट टैक्स रेजीम में मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल रेट्स के प्रॉब्लम थे, जैसे फ्रांस, कनाडा, उन लोगों ने जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया। भारत में भी जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया 2017 में। एंड द कोर आइडिया ऑफ जीएसटी इज वन नेशन, वन टैक्स, वन रेट, वन अथॉरिटी। बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करेंगे, एक टैक्स रेट रहेगा और हर एक सामान पे, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उस पर एक टैक्स लग जाएगा
और वो अब जो कंज्यूमर है उस गुड्स या सर्विसेज को उसको दे देना है। सोचिए ना, अगर हर चीज पे 10% टैक्स होता, जीएसटी, तो कोई टेंशन ही नहीं था। आप तुरंत कैलकुलेट कर लेते कि 1,000 रुपए का है तो चलिए 100 रुपए जीएसटी, चाहे गुड्स खरीदे चाहे सर्विसेज खरीदे। और आपस में कैसे भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड करेंगी, वो उनका हेडेक है। पहले कैसा होता था कि स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग चीजों पे टैक्स लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग चीजों पे टैक्स लगाती थी। तो क्यों एक कंफ्यूजन सा हो जाता था कि ये वाला टैक्स किसको भरना है, स्टेट गवर्नमेंट को, ये वाला टैक्स किसको भरना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस वाले टैक्स पे क्या रेट है, दूसरे टैक्स पे क्या रेट है। अब कैसा है, हर चीज पे लगा दिया गया जीएसटी, और जीएसटी सेंटर एंड स्टेट मिल करके कलेक्ट करती हैं। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि आसाम का सामान आसाम में ही बिका है, चाहे गुड्स या सर्विसेज हो, तो सेंटर और स्टेट आधा आधा पैसा आपस में बांट लेती हैं, जिसको कहा जाता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ है, आसाम का सामान मान लीजिए वेस्ट बंगाल में बिका है, तो उस केस में जो जीएसटी कलेक्ट होता है उसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है फिर अगेन वो डिवाइड हो जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंपोर्टर स्टेट। तो बेसिकली टैक्स भरने वाले इंसान को टेंशन नहीं लेना है, वो सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपना आपस में डिवाइड कर लेंगी। तो द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल अथॉरिटीज, मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल रेट्स को एड्रेस करने की कोशिश की गई विद कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, विच इज गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ वन नेशन। जब देश एक है तो टैक्स भी एक होना चाहिए, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, रेट भी एक होना चाहिए, और कलेक्ट करने वाली अथॉरिटी भी एक ही होनी चाहिए, जो इस केस में जीएसटी अथॉरिटी है। अब हम जीएसटी भर देते हैं, बाकी अब सेंटर और स्टेट अपना आपस में सेग्रीगेट करता रहे। जीएसटी भरते वक्त हमें टेंशन नहीं लेना है एज ए टैक्स पेयर कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से जीएसटी भरें, स्टेट गवर्नमेंट का अलग से भरें। तो ये तो आइडिया है जीएसटी का, विच इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। दुनिया के कई सारे देशों ने इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स अपने अपने देश में लाए हैं, लेकिन भारत का जो जीएसटी है वो थोड़ा अलग हो गया। भारत में हर चीज ही अलग होती है, तो जीएसटी भी अलग है। हमने जब जीएसटी इंट्रोड्यूस करना था हमें एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जीएसटी हैज बीन ब्रॉट एज ए रिजल्ट ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि संविधान में लिखा था एज पर शेड्यूल 7 कि किन किन मुद्दों पे स्टेट टैक्स लगा सकता है, किन किन मुद्दों पे सेंटर टैक्स लगा सकता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो अब उसको बदल करके एक कलेक्टिव तरीके से सेंटर और स्टेट को टैक्स कलेक्ट करना था, तो संविधान के कुछ नियम बदलने थे, इसलिए जीएसटी एज ए कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट। जब ये प्रोविजन लाया गया, ये प्रपोजल लाया गया पार्लियामेंट के सामने, तो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि ऐसे कैसे हर एक चीज पे हम लोग एक बराबर टैक्स लगाएंगे। कुछ चीजें गरीब लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग अमीर लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं कुछ चीजें, तो ऐसे कैसे हर चीज पे एक वन टैक्स हो जाएगा। और फिर इस बहस के कारण ही फिर डिसाइड किया गया कि कुछ आइटम्स को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम जीएसटी। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर आइटम्स जैसे कि फूड ग्रेन्स एंड ऑल, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, 0% जीएसटी। कुछ आइटम्स पे 5% लगेगा, कुछ पे 12%, 18%, 28%। जो लग्जरी आइटम्स है उन पे 28%, और कुछ आइटम्स पे जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा 28% प्लस एक्स्ट्रा सेस लगेगा, मतलब टैक्स ओवर टैक्स। लग्जरी आइटम्स या फिर आइटम्स दैट आर हैविंग नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑन सोसाइटी, जैसे कि पान मसाला, टोबैको, इन सब पे तो टैक्स ओवर टैक्स भी लगता है। तो इस तरीके से हमारे देश के अंदर जीएसटी के टैक्स स्लैब्स आ गए। कॉन्सेप्ट है ओरिजिनल जीएसटी का, आइडिया इज वन नेशन वन टैक्स वन रेट, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो गया वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, बट 5 रेट्स। सम ऑफ द आइटम्स आर एग्जेम्प्टेड व्हाइल अदर्स आर हैविंग डिफरेंट टैक्स रेट्स। तो ये जो कंफ्यूजन है कि किस आइटम पे कितना टैक्स होगा जीएसटी, ये आज भी हो रहा है, क्योंकि नॉट एवरी आइटम इज टैक्स्ड इन यूनिफॉर्म मैनर। दिस इज इंडियन स्पेसिफिक जीएसटी। उसके अलावा इंडियन स्पेसिफिक जीएसटी में एक और कंसर्न है कि सम ऑफ द आइटम्स जैसे कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। इनको जीएसटी में अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके पीछे कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने रजिस्ट किया इन 2017 फॉर ब्रिंगिंग सच आइटम्स अंडर जीएसटी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का मानना है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ देयर रेवेन्यू जनरेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि बाकी सारे हम अपने रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज तो गिव अप करने के तैयार हैं, बट ये तीनों हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट से जीएसटी आने के बाद रेवेन्यू के सारे सोर्सेज छीन लिए गए।
नियम क्या बनाया गया जीएसटी आने के बाद कि रेवेन्यू सेंटर और स्टेट मिलके कलेक्ट करेगा सारे आइटम्स पे, और बाद में सेंटर और स्टेट आपस में डिवाइड कर लेंगे। जीएसटी कलेक्ट करेंगे मिल करके, बाद में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या कहना था जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया जा रहा था कि ठीक है, जितने आइटम्स बाकी हैं उन पे हम यूनिफॉर्म तरीके से जीएसटी लगाते हैं और डिवाइड कर लेंगे, वो ठीक है। लेकिन ये 3 आइटम तो हमारे रेवेन्यू जनरेशन का इंपॉर्टेंट सोर्स है, इन तीनों पे हम जीएसटी नहीं लगने देंगे। ये तीनों तो जीएसटी से बाहर ही रखिए, इस पे हमारे लिए इनकम जनरेट होता है ज्यादा, और दैट इज वाई वी डोंट वांट इट टू बी अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, जहां पे सेंटर और स्टेट मिल करके टैक्स कलेक्ट करेगा, बाद में बटेगा। वी डोंट वांट दैट। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसीलिए याद होगा आपको, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोविड पैंडेमिक के दौरान वन ऑफ द अर्लीस्ट दुकानें जो खोली वो थी शराब की दुकान, क्योंकि शराब बिकेगी तब जाकर के उनके लिए रेवेन्यू के सोर्सेस जनरेट होते, जिससे वो पैंडेमिक रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि क्वारंटाइन सेंटर वगैरह ये सब कर पाते। तो शराब बिकती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है, और वो जीएसटी में चला जाता, तो अब सेंटर और स्टेट मिल करके रेवेन्यू क्रिएट करते, जीएसटी लगाते शराब पे, और फिर बाद में डिवाइड करते। तो किसी स्टेट के लिए ज्यादा पैसा आ जाता, किसी के लिए कम हो जाता। अब जिन स्टेट्स में शराबें ज्यादा बिकती हैं वो ऑफ कोर्स नहीं चाहेंगे कि ये जीएसटी के अंदर अल्कोहल इंक्लूड हो जाए। सिमिलरली फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट्स वेयर एप्रीहेंसिव कि नहीं नहीं ये तो हम नहीं इंक्लूड होने देंगे जीएसटी में। दैट इज व्हाई दीज आइटम्स आर स्टिल आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। सो द प्रॉब्लम इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन जीएसटी कि दो द कोर आइडिया ऑफ जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स वन रेट, बट इंडियन जीएसटी इज बेसिकली वन नेशन वन टैक्स 5 रेट्स एंड प्लस सेवरल आइटम्स आर स्टिल आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। इसी से रिलेटेड ये करंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई जा रही है। जीएसटी काउंसिल एक सुप्रीम बॉडी है जो जीएसटी टैक्स रिजीम से रिलेटेड सारे फैसले लेती है। इसके अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं वो हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। जीएसटी काउंसिल की दूसरी मीटिंग बुलाई जा रही है पिछले 3 महीनों में। ये थोड़ा सा मतलब एक्सेंट्रिक है, क्योंकि नॉर्मली इतने जल्दी जल्दी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती नहीं। तो पिछले 3 महीनों में दूसरी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है 9 सितंबर को, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो डिस्कशन वाला टॉपिक रहेगा वो होगा जीएसटी सिस्टम, जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जीएसटी सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करना। क्योंकि अब जीएसटी इंट्रोड्यूस किए हुए 7 साल हो गए हैं। अब धीरे धीरे, जब जीएसटी हमें इंट्रोड्यूस करना था तब तो कई सारे ऑपोजिशन थे स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, इसलिए हमने ये मल्टीपल टैक्स रेजिम लाया था। बट अब धीरे धीरे जीएसटी सिस्टम को हमें वापस से और सिंप्लीफाई करना होगा, एंड वी मस्ट ब्रिंग इट इन द लाइन विद द कोर आइडिया ऑफ जीएसटी, दैट इज वन नेशन वन टैक्स वन रेट। और इसके लिए जीएसटी की दूसरी मीटिंग बुलाई जा रही है विद इन 3 मंथ्स। ऑलरेडी जीएसटी review process has been started since 2021 by a group of ministers constituted by GST Council। तो ये जो मीटिंग होने वाली है जीएसटी काउंसिल की 9 सितंबर से, वहां पे हो सकता है कि आप देखें कि ये जो 5 टैक्स रिजीम्स हैं जीएसटी के अंदर, इसको सिंप्लीफाई किया जाए। हो सकता है 5 की जगह पे 3 ला दिया जाए, वो देखना होगा। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और अल्कोहल जो अभी तक जीएसटी से बाहर है उनको इंक्लूड करने के लिए विद इन द जीएसटी कुछ फैसले लिए जाए। तो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन ये मैंने आपको जीएसटी अभी बेसिक समझा दिया, व्हाट इज द आइडिया ऑफ जीएसटी। अब जब जीएसटी से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगे, जो 9 सितंबर की मीटिंग होगी, उसके बाद जो फैसले होंगे वो फिर हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे। जीएसटी काउंसिल, जैसा कि मैंने आपको बताया, द टॉप मोस्ट बॉडी दैट मेक्स डिसीजंस विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, वो क्या है वो जरा समझते हैं। तो जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 279 सब क्लॉज ए 1। तो जीएसटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। बाकी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस भी मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल के। बाकी हर एक स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई दूसरा नॉमिनेटेड मिनिस्टर, मोस्टली स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं, नहीं तो कोई दूसरा नॉमिनेटेड मिनिस्टर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल के। तो मैं एक बार फिर बता दूं, जीएसटी काउंसिल द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। उसके जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं मैं बता रहा हूं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ये 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी के अंदर कोई भी फैसला वोटिंग के बेसिस पे होता है, और कोई भी फैसला लेने के लिए
उस फैसले के फेवर में 75% या उससे ज्यादा वोट होना चाहिए। बट यहाँ पे वन मेंबर वन वोट का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का वोट वैल्यू अलोन विल कैरी द वेटेज ऑफ 33.3%, जबकि एवरी स्टेट विल हैव अ वोट वैल्यू ऑफ ओनली 2.15%। तो मान लीजिए कि कोई भी फैसला लिया जाना है और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ जी मैं चाहती हूं कि 18% वाला स्लैब खत्म कर दिया जाए, मान लीजिए। फिर कहेंगे कि चलिए वोटिंग की जाए इस पे, एंड नाउ सी विल वन सी वोट्स, निर्मला सीतारमन जी वोट करेंगे तो 33.3% फेवर में आ गया। बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट धीरे धीरे वोट करेंगे। अगर 20 स्टेट सपोर्ट कर देते हैं तो टोटल 75% से ज्यादा फेवर में आ जाएगा उसके रिजोल्यूशन का और वो फैसला एक्सेप्टेड हो जाएगा। एक और तरीके से देखा जाए तो हमें समझ आ जाएगा कि यूनियन गवर्नमेंट के पास वीटो पावर है जीएसटी काउंसिल के अंदर, क्योंकि अगर सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के वोट शेयर को मिला लिया जाए तो भी इट कम्स आउट टू बी 66.6%, जबकि कोई भी फैसला लेने के लिए 75% यस वोट होना चाहिए। तो इफ यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट वांट एनी डिसीजन टू बी टेकन विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी, दैट कैन नॉट बी टेकन एट जीएसटी प्लेटफॉर्म। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर ये कंसर्न रेज किया था कि जीएसटी काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है इट इज inconsistent with the idea of fiscal federalism where the fiscal power of state governments have been compromised। उस पर्सपेक्टिव से भी जीएसटी काउंसिल को देख सकते हैं। जीएसटी काउंसिल के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जीएसटी के ऊपर यूपीएससी ने साल 2019 में ये प्रश्न पूछा था। सरल सा प्रश्न था कि कौन कौन से टैक्सेस वो जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम किया गया है और जीएसटी से क्या फायदा हुआ है आफ्टर इट्स इंप्लीमेंटेशन। मैंने हिंट्स दे रखा है। इफ नीडेड रीड द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सम डेटा वुड बी नीडेड ऑफ करंट टाइम्स कि जीएसटी से टैक्स रेजिम कितना बढ़ा है घटा है, दैट वुड बी नीडेड, और उससे आपका आंसर थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। तो मैंने डेटा यहां दे रखा है, आप थोड़ा उसको देख करके फिर आंसर को अटेम्प्ट करें। The next article is about swift alternative by Russia. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. क्या है स्विफ्ट प्लेटफॉर्म, पहले ये समझते हैं। देखिए, स्विफ्ट का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। स्विफ्ट का मेन मकसद होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका से मान लीजिए कोई पैसा भेजा जाना है, बैंक ऑफ अमेरिका में कोई अकाउंट है किसी इंसान का और उसको पैसा भेजना है भारत में, अपने पेरेंट्स को ये पैसा भेजना चाहता है जिनका अकाउंट है एसबीआई में। ये इंसान है मान लीजिए जो अमेरिका में जॉब करता है, इसके पेरेंट्स भारत में रहते हैं और इसका अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका में। वहां से ये एसबीआई में जहां पे अकाउंट है इसके पेरेंट्स का, वहां पे वो पैसा भेजना चाहता है। तो मनी ट्रांजैक्शन जो होगा दैट विल बी थ्रू बीआईएस, स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल फोरम, बीआईएस, बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। नॉर्मली देश के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो होता है अंडर सर्विलेंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पीएनबी से कोई पैसा जाना है एसबीआई में, इट विल बी डन अंडर सर्विलेंस ऑफ आरबीआई। बट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना है बैंक ऑफ अमेरिका एंड एसबीआई के बीच में, देन यहाँ पे दो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन्वॉल्व होंगी। इंटरनेशनल लेवल पे बीआईएस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो स्विट्जरलैंड बेस्ड है, और फिर भारत बेसिस पे आरबीआई। तो यहाँ से पैसा आएगा एंड दैट विल थ्रू चैनलाइज थ्रू बीआईएस, आरबीआई एंड एसबीआई। तो इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू बैंक अकाउंट इज डन अंडर सर्विलेंस ऑफ टू एजेंसीज, बीआईएस एट इंटरनेशनल लेवल एंड आरबीआई इन इंडिया। ऑफ कोर्स वहां पे भी अमेरिका के अंदर उनका सेंट्रल बैंक भी इस ट्रांजैक्शन को ओवरऑल सर्विलेंस करेगा। तो ये तो बात हो गई पैसे ट्रांसफर होने की। बट पैसा ट्रांसफर होने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म और होता है मैसेजिंग का, कम्युनिकेशन का, कि इतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, मैसेजिंग, इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हुआ। ये सब मैसेजिंग सिस्टम जो है दैट इज डन थ्रू स्विफ्ट प्लेटफॉर्म इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो ध्यान रहे, स्विफ्ट प्लेटफॉर्म डज नॉट ट्रांसफर मनी या स्विफ्ट प्लेटफॉर्म डज नॉट होल्ड अकाउंट्स, इट सिंपली ट्रांसमिट्स मैसेजेस इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये है स्विफ्ट, नाम से आपको समझ आ जाएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। स्विफ्ट हैज बीन established, Swift messaging system has been established in 1973 at Belgium
एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर बेल्जियम लॉ। तो बेल्जियम बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए जो मैसेजिंग सिस्टम है उसको कंडक्ट करता है। And that is how you can say that SWIFT plays an important role in supporting global economy because messaging is an important part of transactions. बिना मैसेजिंग के ट्रांजेक्शन करना डिफिकल्ट है। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, कितना पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ। तो स्विफ्ट प्रोवाइड्स दैट प्लेटफॉर्म। अब स्विफ्ट बैन ओवर रसिया ये समझते हैं। अब स्विफ्ट बेल्जियम बेस्ड है एंड बेल्जियम इज अ क्लोज यूएस अलाई, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। पूरा पूरा वेस्टर्न यूरोप जो है अमेरिका का अलाई है, इंक्लूडिंग बेल्जियम। तो जब रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ 2022 में, तो फिर स्विफ्ट बैन लगा दिया गया रसिया के ऊपर। यूएस और उसके वेस्टर्न यूरोपियन अलाइज ने मिलकर फैसला किया कि रसियन बैंक्स को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। इस कारण से रसियन बैंक जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे थे। एकाएक से इसका बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा रसिया की इकोनॉमी के ऊपर। जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पा रहे हो तो कोई भी सामान विदेशों से खरीद ही नहीं पाओगे, ना पेमेंट कर पाओगे। तो स्विफ्ट बैन हैड इमेंस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रशियन इकोनॉमी बिकॉज द रशियन बैंक्स वर नाउ नॉट एबल टू मेक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बिकॉज ऑफ बैन ऑफ स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम फॉर रशियन बैंक्स। अमेरिका यही करता है। अमेरिका फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल करता है इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट। स्विफ्ट बैन रसिया के ऊपर लगाने से पहले उसने ईरान के ऊपर भी स्विफ्ट बैन लगाया हुआ है। तो अपने एडवर्सरीज को rather than using weapons, America use financial weapons. This is what once our former RBI governor Dr. Raghuram Rajan said कि financial weapons are more dangerous and America uses such financial weapons. In this case, it used SWIFT messaging system as a weapon over Russia and it crumbled Russian economy in the beginning. धीरे धीरे रसिया ने चाइना के साथ, भारत के साथ ट्रेड करना शुरू किया और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए फॉर ट्रांजैक्शंस। उस तरीके से रशियन इकोनॉमी हैज बीन एबल टू रिकवर इटसेल्फ। लेकिन जब से स्विफ्ट बैन लगा है रसिया के ऊपर, तब से रसिया इज ट्राइंग टू कम अप विथ सम ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। भारत और चाइना जैसे देश भी नहीं चाहते कि हम पूरी तरह से डिपेंडेंट रहें अमेरिका और उसके एलाइज के ऊपर एज फार एज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज कंसर्न। तो वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट दिस काइंड ऑफ financial tools being controlled by US because this can be used as a weapon in case of some disputes। तो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव रसिया ढूंढ रहा है और स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव रसिया डेवलप भी कर चुका है और उसने हाल फिलहाल में भारत की आरबीआई को प्रपोजल दिया कि नाउ आरबीआई को स्विफ्ट का जो ऑल्टरनेटिव रसिया ने डेवलप किया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए फॉर हैविंग ट्रांजैक्शंस विथ रसिया, जिससे इंडियन रुपी और रशियन रूबल में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो पाएगा। किसी दूसरे फॉरेन करेंसी पे हमें डिपेंडेंट होने की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये रिपोर्ट या ये सजेशन रसिया की तरफ से आया भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई को। आरबीआई ने स्टडी भी किया कि रसिया का जो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव है वो कितना फिजिबल है एंड आरबीआई फाउंड कि इट इज क्वाइट डूएबल। रसिया का जो ऑल्टरनेटिव है स्विफ्ट मैकेनिज्म का, इट इज क्वाइट फिजिबल टू बी यूज्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। Yet India has not taken the final decision as far as using alternative of SWIFT is concerned, क्योंकि कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस होंगे। जब हम रसिया का जो ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है स्विफ्ट का वो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो अमेरिका, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज विल डेफिनेटली नॉट लाइक इट। इट माइट हैव सम डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस एंड because of that India is still holding its final decision with respect to use of alternative of SWIFT that has been developed by Russia। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बैम्बू टू मेथनॉल प्लांट एट पंचग्राम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो कचार पेपर मिल्स अ यूनिट ऑफ हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन, जिसका एक प्लांट जो है वो पंचग्राम रीजन में काफी टाइम से बंद पड़ा है। पेपर इंडस्ट्री इज स्ट्रगलिंग, पेपर का इतना डिमांड है नहीं बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन। तो ऑलमोस्ट ऑल द पेपर इंडस्ट्रीज आर स्ट्रगलिंग। आसाम के जो पेपर मिल्स हैं वो तो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, 2015-16 से इनके ऑपरेशंस बंद हैं। तो हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन का जो कचार पेपर मिल है एट पंचग्राम वो 2015 से ही बंद है। अब आसाम सरकार ने फैसला किया है कि इस लैंड के ऊपर जो अभी अनयूटिलाइज है
क्योंकि यहाँ पे पेपर मिल तो काम कर नहीं रहा है। यहाँ पे एक बैम्बू को मेथनॉल में कन्वर्ट करने वाला प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये असम सरकार ने फैसला किया है। बट दैट वुड हेल्प इन क्रिएटिंग अ जॉब और नंबर ऑफ जॉब्स अराउंड 18,900। तो ये फायदा हो सकता है। तो अब कचार पेपर मिल पे बैम्बू को मेथनॉल में कन्वर्ट करने वाला प्लांट आएगा। मेथनॉल इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, रादर इट इज अ लो कार्बन फ्यूल, क्योंकि एक ही तो कार्बन होता है मेथनॉल में। तो मेथनॉल एज ए फ्यूल को इस्तेमाल करेंगे तो CO2 भी कम इमिशन होगा, और ये फायदा है मेथनॉल का। तो मेथनॉल कैन बी यूज्ड एज अ लो कार्बन फ्यूल, क्लीन एनर्जी सोर्स माना जा सकता है मेथनॉल को। प्लस मेथनॉल इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड बाय मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि मेथनॉल को एक बेस की तरह या सोलवेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। सोलवेंट मतलब जैसे पानी के अंदर हम नमक या चीनी घुल मिलाते हैं, सुगर, तो वाटर एक्ट्स एज सोलवेंट विच इज प्रोवाइडिंग बेस फॉर salt or sugar to get dissolved in the water. Similarly, methanol provides solvent या base for many other chemicals to be dissolved into it and then used later by chemical industry. तो methanol acts as base material या solvent for many chemical industry. साथ ही साथ methanol is used for industries like plastic industry, paints, car parts, construction material. Methanol is also used as antifreeze. Antifreeze मतलब उसको कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे सर्दी के दिनों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, फ्यूल जो है वो जम जाता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत मेथनॉल मिला दिया जाए तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है एंड इट प्रिवेंट्स फ्रीजिंग ऑफ दैट फ्यूल। तो इस तरीके से मेथनॉल एक्ट्स एज एंटी फ्रीज एज वेल। मेथनॉल इज यूज्ड बाय केमिकल इंडस्ट्री या सोलवेंट। मेथनॉल इज यूज्ड बाय मेनी केमिकल इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल पर्पसेस में डायरेक्टली, जैसे प्लास्टिक, पेंट्स, कार पार्ट्स में। मेथनॉल इज लो कार्बन फ्यूल एज वेल। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए असम सरकार ने फैसला किया है कि वील बी कन्वर्टिंग बैम्बू टू मेथनॉल एट द कचार पेपर मिल, जहां पे कभी ये मिल हुआ करता था। बट एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेथनॉल इज हाईली टॉक्सिक। एथनॉल एंड मेथनॉल हैं दोनों अल्कोहल ही, एक में एक कार्बन है मेथनॉल में, एथनॉल में 2 कार्बन है, बस इतना ही अंतर है दोनों अल्कोहल ही। लेकिन एथनॉल जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है, शराब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, हैंड सैनिटाइजर में। एथनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके E20 पेट्रोल बनाने की भी कोशिश की जा रही है, जबकि मेथनॉल जो है अल्कोहल ही लाइक एथनॉल, बट है काफी टॉक्सिक। इट कैन कॉज ह्यूमन डेथ बिकॉज ऑफ लीवर फेलियर एंड अदर साइड इफेक्ट्स। तो ये एक मेजर अंतर है एथनॉल और मेथनॉल के बीच में। एथनॉल मेथनॉल के बीच में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। न्याय मित्र से संबंधित दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सोडियम पेंटोथॉल से रिलेटेड अगेन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बायोइथिलीन पॉलिसी, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज नॉट फॉर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कि ये लिमिट नहीं है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।